कभी सोचा है एक बैलगाड़ी से उतारा गया बच्चा पूरे देश को कैसे खड़ा कर सकता है। एक तरफ थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें विदेश में रंग भेद का सामना करना पड़ा और उस अपमान ने एक आंदोलन को जन्म दिया। लेकिन उसी दौर में इस देश की धूल भरी सड़कों पर एक और बच्चा था, जिसे न सिर्फ रास्ते से बल्कि इंसानियत से भी उतार दिया गया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका जन्म नीची जाति में हुआ था। नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। वो बच्चा चुप रहा, लेकिन इतिहास नहीं, क्योंकि उस दिन बैलगाड़ी से उतारा गया बच्चा आने वाले वक्त में पूरा सिस्टम उलटने वाला था, जिसे समाज ने अछूत कहा। उसने ऐसा किताब लिखा जिसे आज पूरा देश छूकर जीता है। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि भारत के संविधान निर्माता भीमराव रामजी अंबेडकर थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वह अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल थे, जो ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। बाबा साहेब के पिता संत कबीर के अनुयायी थे और वो बेहद सुविज्ञ भी थे। जब भीमराव छोटे थे तो उनके पिता महाराष्ट्र के सतारा आ गए। वहीं करीब 6 साल की उम्र में उनकी मां का निधन हो गया। सतारा आकर अछूत होने का दंश उन्होंने सिर्फ झेला नहीं, बल्कि हर रोज जिया भी। वो दर्द जो छूने से रोकता था, वो अपमान जो इंसान होने पर सवाल उठाता था, उसी को सहकर भीमराव अंबेडकर आगे बढ़े। जब सतारा में पढ़ाई के दौरान उन्हें अन्य बच्चों से अलग बैठना पड़ता था तो वो सोच में पड़ गए। वो ये देखकर हैरान थे कि जब सवर्ण बच्चे पानी पीते हैं तो उन्हें पानी पीने की अनुमति नहीं थी। इधर भीमराव का पढ़ाई में बहुत दिल लगता था, लेकिन यहाँ भी उन्हें छुआछूत का सामना करना पड़ता था और उन्हें नीच जाति के कारण संस्कृत पढ़ने से भी रोका गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, सारे धर्म पढ़ डाले, संस्कृत भी पढ़ी और धर्मों का उन्होंने गहन अध्ययन किया, लेकिन उन्हें आलोचना का शिकार होना पड़ा। वहीं पढ़ाई में उनकी रुचि देखकर भीमराव के शिक्षक कृष्ण जी केशव अंबेडकर ने उन्हें अपना सरनेम यानी उपनाम दे दिया। जी हाँ, शिक्षक कृष्ण जी केशव अंबेडकर ब्राह्मण थे और उन्होंने उपनाम के साथ उनका नाम अंबेडकर किया। मूल रूप से भीमराव का सरनेम सकपाल था और रिकॉर्ड में अम्मा वाडेकर दर्ज था, लेकिन शिक्षक ने स्नेहवश अपने सरनेम अंबेडकर को उन्हें दिया। वो महार जाति के से ताल्लुक रखते थे और मूल नाम भीमराव रामजी सकपाल था। सन 1907 जब पढ़ाई करना ही एक संघर्ष था, जब समाज की दीवारें हर कदम पर रोकती थी, तब एक लड़के ने सिर्फ मैट्रिक पास नहीं किया, बल्कि इतिहास में अपनी पहली लकीर खींच दी। ये लड़का कोई और नहीं, भीमराव अंबेडकर थे। उस दौर में मैट्रिक पास करना सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, पूरे समाज के लिए गर्व का क्षण था। और फिर आया वो पल जिसने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। एक सम्मान समारोह में उनके शिक्षक कृष्णा जी अर्जुन केलुस्कर ने भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित उन्हें एक किताब भेंट की। वो सिर्फ एक किताब नहीं, वो एक नई दिशा थी। यहीं से अंबेडकर का पहला परिचय बौद्ध धर्म से हुआ और शायद यहीं से शुरू हुई वो सोच जो आगे चलकर एक क्रांति बनने वाली थी। लेकिन जिंदगी सिर्फ विचारों से नहीं चलती, समाज की परंपराएं भी अपना असर दिखाती हैं। सिर्फ 17 साल की उम्र में अंबेडकर की शादी रमाबाई से हो गई। एक तरफ ज्ञान की भूख तो दूसरी तरफ जिम्मेदारियों का बोझ। यही था वो संघर्ष जिसने एक साधारण लड़के को असाधारण बना दिया। इधर सन 1906 में महाराष्ट्र में जातिवाद और दलित उत्थान को लेकर डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इस मिशन की स्थापना महर्षि विठल रामजी शिंदे द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य दलित वर्गों के सामाजिक उत्थान और शिक्षा को बढ़ावा देना था। आगे की पढ़ाई के लिए अंबेडकर के पास पैसे नहीं थे। ऐसे में शिक्षक अर्जुन केलुस्कर ने अंबेडकर की मदद की। उन्होंने महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने अछूतों को पढ़ाने का वादा किया था। उन्होंने केलुस्कर से कहा कि अंबेडकर का इम्तिहान लूंगा। फिर उन्होंने 12वीं क्लास में पढ़ने के लिए सयाजीराव ने कुछ सवाल पूछे, जिनके जवाब उन्होंने सही दिए तो उन्हें सयाजीराव ने स्कॉलरशिप दे दी।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1913 से 1917 के बीच कोलंबिया विश्वविद्यालय और 1916 से 1923 के बीच लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय की आर्थिक मदद से उन्होंने विदेश में पढ़ाई की और अर्थशास्त्र में पीएचडी व अन्य डिग्रियां हासिल की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीएचडी तक की पढ़ाई करने वाले पहले दलित थे। उन्होंने 1927 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और 1932 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी कंप्लीट की। इसी के साथ विदेश से डायरेक्टेड डिग्री हासिल करने वाले वे पहले भारतीय बन गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कुल 64 विषयों में मास्टर थे। वो हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई भी की थी। उनकी शिक्षा ने उन्हें एक वैश्विक विद्वान, अर्थशास्त्री, कानूनविद और समाज सुधारक के रूप में ढाला, जिसने उन्हें भारत के संविधान के निर्माण में मार्गदर्शन दिया। किताबों का ऐसा जुनून कि भूख प्यास भी छोटी पड़ जाए, नींद सिर्फ 2 घंटे और बाकी पूरा वक्त ज्ञान के नाम। ये कहानी है उस शख्स की जिसने खुद को किताबों में गढ़ा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहते हैं इंसान अपनी आदतों से बनता है और अंबेडकर की सबसे बड़ी आदत थी पढ़ना। अमेरिका, लंदन और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई करने वाले अंबेडकर अपने समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में गिने जाते थे। लेकिन उनकी असली पहचान सिर्फ उनकी डिग्री नहीं बल्कि उनका किताबी दुनिया थी। कहा जाता है कि एक समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 8000 से ज्यादा किताबें थी और जीवन के अंत तक ये संख्या 50,000 तक पहुंच गई। उनके करीबी शंकरानंद शास्त्री अपनी किताब में एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। 20 दिसंबर 1944 रविवार की रात दोपहर का वक्त जब वो अंबेडकर से मिलने उनके घर पहुंचे तो अंबेडकर ने कहा, चलो जामा मस्जिद चलते हैं, जहां उस दौर में पुरानी किताबों का बड़ा बाजार लगता था। शास्त्री ने याद दिलाया, खाने का समय हो रहा है, लेकिन अंबेडकर के लिए उस वक्त खाना नहीं, किताबें ज्यादा जरूरी थी। वो वहां से करीब 2 दर्जन से ज्यादा किताबें खरीद लाए और दिलचस्प बात यह कि वो अपनी किताबें किसी को भी उधार नहीं देते थे। उनका साफ कहना था कि पढ़ना है तो मेरे लाइब्रेरी में आकर पढ़ो। वहीं उनके एक और अनुयायी नामदेव न्यूगड़े ने अपनी किताब इन द टाइगर शैडो में लिखा है कि अंबेडकर पूरी रात पढ़ते थे और मुश्किल से 2 घंटे सोते थे। खास बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत के सबसे ओजस्वी लेखकों में गिना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की किताबें वर्तमान में भारत के सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में गिनी जाती हैं। विश्व के लगभग हर देश में उनके प्रशंसक मौजूद हैं। अंबेडकर के एक अनुयायी ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि मैंने एक बार उनसे पूछा था कि आप इतना पढ़ने के बाद रिलैक्स कैसे महसूस करते हैं, तो अंबेडकर ने जवाब दिया था कि मेरे लिए रिलैक्स करने का मतलब होता है एक और किताब पढ़ना। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच संबंध जटिल, वैचारिक रूप से मतभेदपूर्ण लेकिन अत्यंत राष्ट्र निर्माण के प्रति सम्मानजनक थे। जहां गांधी जी ने सामाजिक सुधार और इस प्रस्ताव उन्मूलन के लिए नैतिक और अहिंसक तरीके अपनाए, वहीं अंबेडकर ने संवैधानिक अधिकारों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कानून पर जोर दिया। 1932 के पूना पैक्ट ने उनके बीच के कड़े मतभेदों को कम किया। जी हां, 2 महानायक, एक लक्ष्य, आजादी और समानता, लेकिन रास्ते अलग अलग। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2 नाम जिनकी सोच ने देश को गढ़ा, लेकिन आपसी मतभेद कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए। सन 1931 लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के संवैधानिक सुधारों और भावी शासन व्यवस्था पर चर्चा के लिए आयोजित 3 सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद यह सम्मेलन भारतीयों के साथ मिलकर भारत के लिए स्वायत्तता और संविधान की रूपरेखा तैयार करने हेतु आयोजित की गई थी। सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का आमना सामना हुआ।
जहां अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की और गांधी जी ने इस मांग का कड़ा विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज टूट जाएगा। दोनों का मकसद एक था, दलितों को देश का भविष्य, लेकिन सोच में गहरी दूरी। कहा जाता है कि बातचीत के दौरान गांधी ने कहा कि मैं अछूतों के बारे में उस समय से सोच रहा हूं जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। इस पर अंबेडकर का जवाब तीखा और सीधा था। उन्होंने कहा, अगर आप सच में अछूतों के हितैषी होते तो कांग्रेस में खादी पहनने से पहले अस्पृश्यता खत्म करना अनिवार्य बनाते। अंबेडकर ने सवाल उठाया, क्या कभी उन लोगों पर कार्रवाई हुई जो मंदिरों में दलितों के प्रवेश का विरोध करते थे? यही तो वैचारिक टकराव था। जहां गांधी सामाजिक सुधार को धीरे धीरे बदलाव से जोड़ते थे, वहीं अंबेडकर तत्काल और ठोस अधिकारों की मांग करते थे। इसी मतभेद के कारण सम्मेलन बिना किसी ठोस फैसले के समाप्त हो गया। आगे चलकर इसी मुद्दे पर गांधी जी ने 1932 में यरबदा जेल में आमरण अनशन किया, जिसके बाद पूना पैक्ट 1932 के तहत दलितों के लिए सीटें आरक्षित की गई। जहां तक बात वीर सावरकर से मुलाकात की है, तो विनायक दामोदर सावरकर और अंबेडकर के बीच विचारों में कुछ समानताएं जरूर थी, खासकर सामाजिक सुधार को लेकर। लेकिन अंबेडकर की विचारधारा पूरी तरह स्वतंत्र अलग थी। वो किसी एक नेता से प्रभावित होकर नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों के आधार पर चलते थे। हालांकि गांधी और अंबेडकर मतभेदों के बावजूद दोनों ने मिलकर उस भारत की नींव रखी जहां समानता, अधिकार और लोकतंत्र सबसे ऊपर है। वहीं हम आपको यह भी बता दें कि साल 1935 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली पत्नी रमाबाई अंबेडकर का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। इस घटना ने अंबेडकर को अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया, लेकिन जिंदगी यहीं नहीं रुकी। लगातार बिगड़ती सेहत, मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों के बीच उन्हें एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो सिर्फ जीवन साथी ही नहीं, बल्कि उनकी देखभाल भी कर सके। और फिर 15 अप्रैल 1948 को उन्होंने दूसरी शादी की। उनकी दूसरी पत्नी थी सविता अंबेडकर, जो एक ब्राह्मण परिवार से थी और पेशे से डॉक्टर भी थी। डॉक्टर सविता ने न सिर्फ उनका इलाज किया, बल्कि उनके जीवन के आखिरी वर्षों में एक समर्पित साथी की तरह उनका साथ निभाया। हालांकि इस शादी का विरोध भी हुआ, क्योंकि उस दौर में एक दलित नेता का ब्राह्मण महिला से विवाह समाज के लिए आसान बात नहीं थी। लेकिन अंबेडकर ने खुद अपनी किताब में लिखा कि अगर वो सिर्फ एक नर्स रखते तो समाज में गलतफहमियां पैदा हो सकती थी। लेकिन अंबेडकर ने खुद अपनी किताब में लिखा कि अगर वो सिर्फ एक नर्स रखते तो समाज में गलतफहमियां पैदा हो सकती थी। इसलिए उन्होंने शादी का फैसला लिया। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सविता की देखभाल की वजह से वे 8 से 10 साल ज्यादा जीवित रह सके। हालांकि इस दूसरी शादी से उन्हें कोई संतान पैदा नहीं हुई, जबकि पहली पत्नी रमाबाई से उनके 5 बच्चे हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से एक भी बच्चा जीवित नहीं बच पाया। 29 अगस्त 1947 वो तारीख जब आजाद भारत के भविष्य की नींव रखी जा रही थी, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना गया एक ऐसा नाम जिसने जिंदगी भर भेदभाव झेला, लेकिन कभी हार नहीं मानी। वो नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा ने उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, यानी भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अंबेडकर ही क्यों? पहला कारण असाधारण विद्वता। अंबेडकर सिर्फ पढ़े लिखे ही नहीं थे, वो अपने दौर के सबसे बड़े विद्वानों में से एक थे। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया था। उन्हें पता था कि भारत जैसे विविधता भरे देश के लिए कैसा संविधान चाहिए। दूसरा कारण कानून के महारथी। कानून पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि संविधान सभा में उठने वाले सबसे कठिन सवालों का जवाब वो तर्क और तथ्यों के साथ देते थे, इसलिए उन्हें सबसे सक्षम नेता माना गया। तीसरा कारण सामाजिक न्याय की सोच। अंबेडकर का सपना था कि एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले, जहां न कोई ऊंच नीच हो, न कोई भेदभाव। इसी सोच ने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे मूल्यों को मजबूत किया। चौथा कारण हाशिए के लोगों की आवाज।
अंबेडकर सिर्फ एक नेता ही नहीं थे, वो उन करोड़ों लोगों की आवाज थे जो सदियों से दबाए गए थे। इसलिए उनका संविधान हर वर्ग को साथ लेकर चलता है। और सबसे दिलचस्प बात है कि शुरुआत में उन्हें संविधान सभा में जगह तक नहीं मिली, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें वापस लाकर डॉक्टर कमेटी का अध्यक्ष बनाया। जिस इंसान को समाज ने हाशिए पर रखा, उसी इंसान ने ऐसा संविधान लिखा जिसने हर भारतीय को बराबरी का हक दिया। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान के निर्माता नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र की आत्मा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया की एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिन्हें देश में नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में सम्मानित किया जा चुका है। क्या आप जानते हैं एक ऐसा भारतीय जिसकी प्रतिमाएं सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जापान तक लगी हैं? आखिर कौन है वो जिन्हें पूरी दुनिया सलाम करती है? वो नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने सिर्फ संविधान नहीं लिखा बल्कि पूरी दुनिया को समानता और अधिकारों का असली मतलब समझाया। ग्लोबल इंपैक्ट। सबसे पहले बात अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका के मैरीलैंड में उनकी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित है, जिसे स्टेट ऑफ इक्विटी कहा जाता है। यही नहीं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और ब्रैंडीज यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी उनका सम्मान किया गया है। अब चलते हैं लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। अंबेडकर हाउस आज भी उनकी यादों से सजोए हुए हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां उन्होंने पढ़ाई की थी, वहीं आज उनकी विरासत को सम्मान मिलता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में लगी उनकी प्रतिमा ये बताने के लिए काफी है कि अंबेडकर सिर्फ भारत के ही नहीं, पूरी दुनिया के नेता हैं। कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और कई देशों में भी उनकी मौजूदगी देखी जा सकती है। एक ऐसा इंसान जिसने बचपन में भेदभाव सहा, लेकिन उसी इंसान ने पूरी दुनिया को बराबरी का रास्ता दिखाया। ये प्रतिमाएं सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, ये उस सोच की पहचान है जो कहती है इंसान बड़ा होता है, उसका जन्म नहीं। और शायद यही वजह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज भी पूरी दुनिया में जिंदा हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। देश दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।